नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी हिंदुत्व पर राहुल गांधी के तंज की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अखिलेश यादव के जवाब की। जानेंगे मन की बात में पीएम मोदी ने कैसे किया पार्टी का प्रचार, अपनी ही सरकार को क्यों लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं बीजेपी विधायक। बात करेंगे पंजाब में राजनीतिक मैदान में उतरे किसान संगठनों की परेशानी की, घर छोड़ने को मजबूर हुए कनाडा के पीएम की, और बुलेटिन के आखिर में बात बजट सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एमएलसी चुनावों को लेकर बिहार एनडीए में बढ़ी तकरार, एक भी सीट न मिलने पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने गठबंधन छोड़ने के दिए संकेत। कहा आज एनडीए में है लेकिन कल हम रहेंगे या नहीं ये नहीं पता। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज, बड़े नेताओं को मेरी चिंता मतलब मेरी राह सही। अमित शाह ने कहा था हमें भी जयंत की चिंता। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी, कांग्रेस की सूची में 61 उम्मीदवारों के नाम, 24 महिलाओं को भी टिकट। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा निशाना, कहा पंजाब में कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, विपक्षी दलों में कांग्रेस को हराने की ताकत नहीं। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है। पूरा देश बापू को याद कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और हिंदुत्ववादी विचारधारा पर सीधा निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। साल 1948 में आज के दिन ही यानी 30 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान ले ली गई थी। यही कारण है कि देशवासी आज के खास दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राजघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान पूरा देश बापू को याद कर 2 मिनट का मौन रखता है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राजघाट जाकर बापू को नमन किया। लेकिन इससे पहले गांधी की याद में राहुल ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने इशारों में बीजेपी से लेकर आरएसएस को अपने निशाने पर ले लिया। कांग्रेस सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी की जान ली थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। #गांधी फॉरएवर। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में भले ही किसी का भी नाम ना लिया हो, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि वो गॉडसे को हिंदुत्ववादी बताते हैं। साथ ही बीजेपी और आरएसएस के लोगों को भी हिंदुत्ववादी कहते हैं। राहुल का कहना है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क है। वो खुद को हिंदू बताते हैं और बीजेपी से जुड़े लोगों को हिंदुत्ववादी। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल महात्मा गांधी को लेकर संघ को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। उन्होंने 2018 में अपने भाषण में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी के जान गंवाने के पीछे संघ का हाथ था। इसे लेकर आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस केस के बावजूद कांग्रेस सांसद लगातार आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदुत्व के सहारे एक बार फिर बीजेपी और संघ को घेरा, तो बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ही यूपी चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 साल पुराने दंगों की याद दिला रहे हैं। वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव को बहस की चुनौती दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी आज शाह की चुनौती पर पलटवार किया है। तो क्या कहा है सपा प्रमुख ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावों के चलते यूपी में इस समय प्रचार तेज हो चुका है। ऐसे में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है और विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है। इसी सिलसिले के चलते बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। इसी दौरान अमित शाह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कहां शांत बैठने वाले थे। उन्होंने भी आज ट्वीट के जरिए अमित शाह की चुनौती का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं, सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। अखिलेश यादव के ट्वीट से साफ है कि उन्होंने अमित शाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अखिलेश बाबू को लाज भी नहीं आती। 27 जनवरी को यहां कहकर गए कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। अमित शाह की इस चुनौती का
जवाब देने के लिए अखिलेश ने तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो अब ये सब देखकर कहा जा सकता है कि यूपी का चुनावी रण काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। दिन जगह तय कर लें, सब साफ हो जाएगा। अखिलेश के जवाब से साफ है कि वो इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। चुनाव मैदान में प्रचार के लिए कल यानी 31 दिसंबर को पीएम मोदी भी कूद रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने अपने कार्यक्रम मन की बात से चुनावी राज्यों को साधना भी शुरू कर दिया है। देखिए मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी। चुनाव के चलते अब हर कार्यक्रम में पीएम मोदी चुनाव राज्यों पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी के दिन पीएम ने उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर का गमछा पहनकर जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए पगड़ी पहनी थी और अब अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी पीएम ने चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश की। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने जाट राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र किया और इसके साथ ही वो बीएचयू का भी जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने उत्तराखंड और मणिपुर का भी जिक्र किया, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। खासकर पीएम मोदी ने जाटों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाटों की नाराजगी का सामना कर रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घर ही सौंप दिया था। उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा में शिक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए खूब आर्थिक मदद की। इसके अलावा पीएम ने शिक्षा और पद्म पुरस्कार का जिक्र करते हुए उत्तराखंड की बसंती देवी को भी याद किया, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्होंने मणिपुर की लोरेम्बम बीनो यादव का जिक्र भी किया। बता दें, उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं पीएम ने कोरोना की नई लहर का जिक्र करते हुए सरकार के काम की तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। सभी बातों के अलावा इस कार्यक्रम में पीएम ने उन राज्यों पर खास फोकस रखा जहां पर विधानसभा चुनाव है। मन की बात से पीएम ने यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर के मतदाताओं को साधने की कोशिश की, तो दूसरी ओर बीजेपी के अपने ही सदते नहीं दिख रहे हैं। चुनावी राज्यों में तो बीजेपी के अंदर बगावत दिख ही रही है। जहां चुनाव 1 साल बाद है, वहां भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। त्रिपुरा में तो बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार को लोकतंत्र के लिए खतरा ही बता दिया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी के लिए अभी से मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक बागी तेवर दिखाते हुए अपनी ही पार्टी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अपनी ही पार्टी की खामियां गिनाने में लगे हुए हैं। त्रिपुरा के बीजेपी विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने एक बार फिर बगावती सुर अपनाते हुए त्रिपुरा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोगों का दम घुट रहा है। राज्य में लोकतंत्र का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक ऑक्सीजन खत्म हो गई है। बीजेपी लोगों की आवाज दबा रही है। बर्मन ने दावा किया कि लोग सरकार के प्रदर्शन से तंग आ चुके हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने करीबी सहयोगी आशीष साहा और समर्थकों के साथ पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। उन लोगों से संवाद कर रहे हैं जिन्होंने सीपीएम को सत्ता से हटाने और बीजेपी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बर्मन ने अपने भविष्य के कदम के बारे में कहा कि राज्य में 2023 में चुनाव होने वाला है। वो जनता के बीच जाएंगे, उनसे राय लेंगे, जिसके बाद ही वो अपने भविष्य के लिए कोई अंतिम फैसला लेंगे। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी बर्मन की गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हुए हैं और समय आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संकेत साफ है कि त्रिपुरा बीजेपी में बड़ी भगदड़ मच सकती है। त्रिपुरा चुनावों में अभी 1 साल का वक्त है और चुनाव आते आते कई और विधायक भी बागी हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। परेशानी में किसान संगठन भी दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में 2 दर्जन किसान संगठनों ने राजनीतिक पार्टी बनाई और उम्मीदवार भी चुनाव में उतार दिए, लेकिन किसान संगठनों के उम्मीदवार किस चिन्ह पर लड़ेंगे, यहाँ पेच फंस गया है। विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव चिन्ह को लेकर पेच फंस गया है। किसान मोर्चे के उम्मीदवार किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, इसे लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। संयुक्त समाज मोर्चा को चुनाव आयोग से अब तक कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। मंगलवार तक सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा करने हैं।
चुनाव आयोग संयुक्त समाज मोर्चा को कोई चुनाव चिन्ह जारी नहीं करता है तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा और संयुक्त समाज मोर्चा को हर सीट पर अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा। संयुक्त समाज मोर्चा के अधिकांश उम्मीदवार पार्टी प्रमुख बलवीर सिंह राजेवाल पर दबाव बना रहे हैं कि वो गुरनाम चढ़ूनी की पार्टी के चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे। चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी को चुनाव आयोग ने कप प्लेट चुनाव चिन्ह दिया है और संयुक्त समाज पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया है। चढ़ूनी अपनी पार्टी का सिंबल संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवारों को देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राजेवाल के करीबी कई लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। अब इसका फैसला राजेवाल को ही लेना है और ये फैसला जल्द ही लेना होगा, क्योंकि उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए 2 ही दिन बचे हैं। सोमवार और मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। सोमवार को नामांकन दाखिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई नामांकन में कोई कमी रहती है तो इसे दूर किया जा सके और मंगलवार इसके लिए आखिरी दिन होगा और अगर मंगलवार को दाखिल करवाए कागजों में कमी रहती है तो इसे ठीक करने का समय नहीं मिलेगा। देर से पार्टी बनाई, अब संयुक्त समाज मोर्चा चुनाव चिन्ह को लेकर मुश्किल में फंस गया है। दूसरी ओर मुश्किलें दुनिया के दूसरे देशों में भी कम नहीं है। कनाडा में तो पीएम को अपना घर छोड़कर ही भागना पड़ा, वो भी पूरे परिवार के साथ, क्योंकि उनके घर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। तो क्यों कनाडा में हुआ प्रदर्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप पर रोक लगाने की कोशिश करने के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने देश में पाबंदियां लगाई, जिसके बाद से पीएम जनता के निशाने पर आ गए और उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गई है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार को गुप्त स्थान पर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दरअसल कनाडा के लोग देश में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और कोरोना लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। विरोध इतना बढ़ गया है कि राजधानी ओटावा में स्थित प्रधानमंत्री आवास को 50,000 ट्रक चालकों ने अपने 20,000 ट्रकों के साथ चारों तरफ से घेर लिया है। इन ट्रक वालों ने अपने करीब 70 किलोमीटर लंबे काफिले को फ्रीडम कॉनवे नाम दिया है। बीते दिन यानी शनिवार को हजारों की तादाद में ओटावा में जमा हुए ट्रक वालों ने अमेरिका की सीमा को पार करने के लिए वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया है। इससे पहले कनाडाई पीएम ने एक विवादित बयान देते हुए ट्रक वालों को महत्व नहीं रखने वाले अल्पसंख्यक करार दिया था। इससे भी ट्रक वाले बुरी तरह से भड़के हुए हैं। उधर ट्रक चालकों को दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का भी साथ मिल गया है। मस्क ने ट्वीट कर कहा, कनाडाई ट्रक चालकों का शासन, और अब इस आंदोलन की गूंज अमेरिका तक भी देखी जा रही है। ये ट्रक वाले कनाडा के झंडे को लहरा रहे हैं और आजादी की मांग वाले झंडे लहरा रहे हैं। वे पीएम ट्रूडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस आंदोलन में ट्रक चालकों को हजारों अन्य प्रदर्शनकारियों का भी साथ मिल रहा है जो कोरोना पाबंदियों से गुस्साए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ट्रूडो ट्रक वालों का गुस्सा शांत कर पाते हैं या नहीं, या फिर यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा। लेकिन फिलहाल कनाडा के पीएम बड़ी मुश्किल में है। और बुलेटिन के आखिर में बात बजट सत्र की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन बजट सत्र से पहले ही पेगासस का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। इस बार का बजट सत्र जिस समय शुरू हो रहा है उस समय देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों ने सरकार को संसद में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष के तेवरों से मोदी सरकार मुश्किल में घिरती दिख रही है। संसद का बजट सत्र इस बार भी हंगामेदार होगा, इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले ही पेगासस मामला फिर सामने आ गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद से भारत में सभी राजनीतिक दल मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि इजराइल से खरीदे गए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल उसने किन-किन लोगों के खिलाफ किया और सरकार ने जब इसे खरीदा था तो फिर अब तक इनकार क्यों कर रही थी। विपक्ष ने मोदी सरकार पर देशद्रोही होने तक का आरोप लगा दिया। विपक्ष हमलावर है तो सरकार ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए इजरायली निगरानी उपकरण खरीदे और इसकी जांच कराने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी। उनके बयान से साफ है कि संसद सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को फिर उठाएगा। दरअसल विपक्ष के सवालों पर सरकार की ओर से संसद में बताया गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी NSO के साथ सरकार ने कोई सौदा या खरीदारी नहीं की है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट साफ तौर पर इस खरीदारी का दावा कर रही है। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे प्राथमिक लोकतांत्रिक संस्थानों की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा।
राजनेता, सार्वजनिक और सरकारी अधिकारी, विपक्षी नेता, सशस्त्र बल, न्यायपालिका सभी को इन फोन टैपिंग द्वारा निशाना बनाया गया। ये देशद्रोह है। बीएसपी चीफ मायावती ने भी इस मामले की जांच की मांग कर दी है। दूसरी ओर ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट सोमवार को इस पर सुनवाई करेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।